आज हम संस्कृति के प्रकार एवं संस्कृति का मानव जीवन पर या समाज पर प्रभाव के संबंध में चर्चा करेंगे। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑकबर्न ने संस्कृति को दो भागों में बांटा है। पहला भाग है भौतिक संस्कृति और दूसरा भाग है अभौतिक संस्कृति। उनके द्वारा किए गए इस वर्गीकरण को अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है, जिन्हें हम छू सकते हैं और जिनका इंद्रियों द्वारा आभास कर सकते हैं, वह सभी सम्मिलित हैं। भौतिक संस्कृति के तत्वों को उनकी गणना करना सरल नहीं है, क्योंकि भौतिक संस्कृति के तत्वों की संख्या असंख्य है, बहुत अधिक है। सरल और आदिम समाजों में भौतिक संस्कृति के तत्व, भौतिक संस्कृति की संख्या कम थी, क्योंकि मनुष्यों की उस समय आवश्यकताएं सीमित थीं और वह अपनी सीमित आवश्यकताओं को छोटी कम वस्तुओं द्वारा पूरा कर लेते थे। आधुनिक जटिल वैज्ञानिकृत समाज में इनकी संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की संख्या में बहुत वृद्धि की है। एक प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के अनेक विकल्प हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। भौतिक संस्कृति का मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित, प्रत्यक्ष रूप से निर्मित संस्कृति के अंग, जैसे मकान, कपड़ा, फर्नीचर, रेडियो, साइकिल, अन्य प्रकार के उपकरण, बर्तन, मूर्तियाँ, पुस्तकें, मशीन आदि सब इसमें सम्मिलित हैं। भौतिक संस्कृति की विशेषताएं, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। मूर्त मतलब जिसे देखा जा सकता है। भौतिक संस्कृति को हम देख सकते हैं, जैसे मकान, फर्नीचर, मशीन इत्यादि। भौतिक संस्कृति की दूसरी विशेषता है, इसमें संचयी वृद्धि होती है। भौतिक संस्कृति में संचयी वृद्धि होती है, इसका तात्पर्य है कि जब हम हमारी एक प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरी प्रकार की वस्तु को खोज लेते हैं, तब भी प्रथम प्रकार की वस्तु अपना अस्तित्व बनाए रखती है। जैसे यदि हम आवागमन के साधनों के संदर्भ में देखें तो बैलगाड़ी से चलते हुए हम हवा से तेज गति से चलने वाले वायुयान तक पहुंच गए हैं, परंतु बैलगाड़ी भी आज प्रचलन में है और अन्य प्रकार के संसाधन भी प्रचलन में हैं। ये बात ये सिद्ध करती है कि भौतिक संस्कृति के तत्वों में संचयी वृद्धि होती है। भौतिक संस्कृति की अगली विशेषता है कि इसकी उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन करना सरल होता है। भौतिक संस्कृति प्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और यह हमारे लिए उपयोगी होती है, इसीलिए इसका अस्तित्व बना रहता है। यदि भौतिक संस्कृति का कोई तत्व अपनी उपयोगिता खो देता है, तब वह विलुप्त हो जाता है। इसलिए भौतिक संस्कृति की उपयोगिता और इसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ का मूल्यांकन करना बहुत सरल, आसान होता है। भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। परिवर्तन अवश्यंभावी है। परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है, परंतु यदि हम इसे भौतिक संस्कृति के संदर्भ में देखें तो भौतिक संस्कृति के तत्वों में, भौतिक संस्कृति के आवश्यकताओं के प्रकार करने के
तरीकों में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। यदि आप इसे मोबाइल के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो जिन लोगों को जानकारी है, पहले टेलीफोन आया था, टेलीफोन के बाद संदेश भेजने के एक साधन आए थे, फिर मोबाइल जब आया तो मोबाइल में भी केवल आप बात कर सकते थे। अब उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप आप बात भी कर सकते हैं और बात करते हुए सामने वाले को देख भी सकते हैं, उस पर वीडियो देख सकते हैं, उस पर गाने सुन सकते हैं। परंतु ये मोबाइल के जितने भी प्रकार हैं, संपर्क करने के जितने भी प्रकार हैं, ये आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। तो भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, परंतु पुराने साधन भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं और उसी का परिणाम है जो हमने पहले देखा था कि भौतिक संस्कृति में संचयी वृद्धि होती है। अगली विशेषता है कि भौतिक संस्कृति को बगैर किसी परिवर्तन के स्वीकार करना, उसे ग्रहण करना और उसे प्रसारित करना बहुत आसान और सरल होता है। भौतिक संस्कृति बिना किसी परिवर्तन के ज्यों की त्यों दूसरों के द्वारा आसानी से स्वीकार और ग्रहण कर ली जाती है। भौतिक संस्कृति को मापना संभव है। भौतिक संस्कृति का चूंकि एक आकार और प्रकार होता है, इसलिए इसको आसानी से मापा जा सकता है। भौतिक संस्कृति वैकल्पिक होती है। इसका तात्पर्य है कि भौतिक संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है और इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। हमारी क्षमता के अनुसार हम उनमें से किसी भी एक विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो भौतिक संस्कृति वैकल्पिक होती है। भौतिक संस्कृति का जो दूसरा भाग है वो है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी तथ्यों को स्वीकार किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनका कोई मापतोल नहीं है, जिनका कोई आकार एवं रंग रूप नहीं होता है। इन्हें इंद्रियों द्वारा, मानव इंद्रियों द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता। इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। मैकाइवर ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को ही शामिल किया है। सोरोकिन इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति में सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि सम्मिलित है। अभौतिक संस्कृति सामाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। अभौतिक संस्कृति की विशेषताएं, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। अमूर्त होती है मतलब इसे, अभी हमने पहले देखा कि इसे अनुभव किया जा सकता है, परंतु इंद्रियों द्वारा न स्पर्श किया जा सकता है और न देखा जा सकता है। ये अमूर्त है। इनका आकार प्रकार हम नहीं बता सकते, इनका रंग हम नहीं बता सकते, इन्हें केवल भावनात्मक रूप से महसूस किया जा सकता है। अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। धर्म, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीतियाँ, ये सब अभौतिक संस्कृति में शामिल हैं। आप देखते हैं कि अनेक प्रकार की प्रथाएं और परंपराएं एक ही प्रकार के समाज में देखने में आती हैं और इसलिए हम कहते हैं कि अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। अभौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन करना कठिन होता है, क्योंकि अभौतिक संस्कृति सीधे सीधे हमारी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, बल्कि ये भावनात्मक रूप में मन को शांति प्रदान करती हैं। जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें बताता है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे उठना और बैठना है, लोग आने वाले लोग अतिथियों के प्रति कैसे आदर सत्कार करना है। तो इस कारण से इसकी उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन करना कठिन होता है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम और बहुत धीमी गति से होते हैं। भौतिक संस्कृति वस्तु नहीं है। भौतिक संस्कृति हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। हम इन्हें हमारे पूर्वजों से
सीखते हैं और यह इस प्रकार से हमारे साथ जुड़ जाती हैं कि हम इसमें बहुत आसानी से होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते। और इसका परिणाम यह है कि बहुत अभौतिक संस्कृति में बहुत धीमी गति से परिवर्तन होते हैं, बहुत कम परिवर्तन होते हैं। एक व्यक्ति के अपने जीवन काल में होने वाले परिवर्तन बहुत कम होते हैं। वे सामान्यतः अपनी जीवन पद्धति में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। अगली विशेषता है सांस्कृतिक प्रसार एवं ग्रहणशीलता अभौतिक संस्कृति के संदर्भ में समान स्वरूप एवं उद्देश्य में नहीं होती। अभौतिक संस्कृति चूंकि भावनात्मक संस्कृति है, भावात्मक संस्कृति है, इसलिए अगर इसका सांस्कृतिक प्रसार भी होता है और ग्रहणशीलता भी एक दूसरे समूह द्वारा कर ली जाती है, तब भी उसका उद्देश्य समान नहीं होता, उसका स्वरूप समान नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम समझने का प्रयास करें तो हिंदू महिलाएं सौभाग्य के लिए बिछुड़ी पहनती हैं। विवाह के पश्चात विवाहित महिलाएं अपने पैर में बिछुड़ी पहनती हैं, वो सौभाग्य सूचक चिन्ह है। वह अपने पूरे वैवाहिक जीवन काल में उसे धारण करती हैं और उसे अपने शरीर से कभी अलग नहीं करती, कारण वह उनके लिए सौभाग्य का सूचक है, वह उनके लिए पति की लंबी आयु का सूचक है, पति के जीवन का सूचक है। हिंदू महिलाओं के साथ साथ वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाओं ने भी बिछुड़ी को पहनना प्रारंभ कर दिया है, परंतु उनका उसके पीछे उद्देश्य हिंदू महिलाओं वाला नहीं है। चूंकि मुस्लिम महिलाओं में विवाह एक समझौता है, जब चाहे तोड़ा जा सकता है, इसलिए वह उसको जो उन्होंने स्वीकार किया है बिछुड़ी को, वह सौंदर्य के एक साधन के रूप में स्वीकार किया है, सौभाग्य के साधन के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इसकी अगली विशेषता है मानव के आध्यात्मिक एवं आंतरिक जीवन से अभौतिक संस्कृति संबोधित होती है। मनुष्य का जो बाह्य जीवन है वो बाह्य जीवन भौतिक वस्तुओं के माध्यम से चलता है, पर उसका आंतरिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, रीतियों, धर्म के माध्यम से चलता है और यह सब आध्यात्मिक आंतरिक जीवन से संबंधित बात है। अभौतिक संस्कृति को मापना संभव नहीं है, क्योंकि अभौतिक संस्कृति का कोई आकार, रंग, रूप नहीं होता, इसलिए उसको मापा नहीं जा सकता। भौतिक संस्कृति के समान अभौतिक संस्कृति में संचय एवं वृद्धि नहीं होती। सामान्यतः भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के बीच ये बड़ा भारी अंतर है कि अभौतिक संस्कृति में संचय वृद्धि नहीं होती। अगर प्रथा और परंपरा का कोई भाग अपने अस्तित्व को खो देता है, छोड़ देता है, तो उसके स्थान पर नई प्रथा और परंपरा आती है, वह दोनों अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख सकते। जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा एक समय विशेष में मान्यता प्राप्त थी, आज सती प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं है। बाल विवाह हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त था, आज बाल विवाह के बारे में हमारी धारणा बदल गई है और अब हम वयस्क विवाह और विलंब विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभौतिक संस्कृति में संचय और वृद्धि भौतिक संस्कृति के समान नहीं होती। यदि अभौतिक संस्कृति के तत्वों के संदर्भ में हम चर्चा करें तो रॉबर्ट बीरिस्टीड ने भौतिक संस्कृति के तत्वों को 13 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। बीरिस्टीड का ये कथन है कि संस्कृति केवल विचार और नियमों से मिलकर ही पूरी नहीं होती, वरन इसके अंतर्गत वह सभी भौतिक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। यद्यपि इनकी संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता, फिर भी अध्ययन की दृष्टि से बीरिस्टीड ने इनके 13 रूपों की चर्चा की है। इन्हें 13 श्रेणियों में विभाजित किया है भौतिक संस्कृति को, और उसमें पहला है मशीनें, दूसरा उपकरण, तीसरा बर्तन, इमारतें, सड़कें,
पुल, शिल्प वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, वस्त्र, गाड़ियाँ, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ और औषधियाँ इसमें सम्मिलित हैं। अभौतिक संस्कृति के तत्वों के संदर्भ में इन्हें विरिस्टिड ने मुख्यतः दो भागों में बांटा है। एक है विचार और दूसरा है आदर्श नियम। हालांकि विचार असंख्य होते हैं, उनकी सूचियां बनाना संभव अगर न है भी तो बहुत कठिन है। और अगर इन विचारों को देखने की कोशिश की जाए तो विचार धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक, नैतिक, काल्पनिक आदि प्रकार के हो सकते हैं। मनुष्य इन प्रकार के विचारों को अपनी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है, समझता है। इन विचारों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और छुआ नहीं जा सकता, इसलिए ये विचार अभौतिक तत्व के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विचार के अंतर्गत बिरिस्टिड ने इनके 8 रूपों का उल्लेख किया है। उसमें वैज्ञानिक सत्य, धार्मिक विश्वास, पौराणिक कथाएं, उपाख्यान, साहित्य, अंधविश्वास, सूत्र और लोकोक्तियाँ या लोक कथाएँ सम्मिलित हैं। और आदर्श नियम के अंतर्गत बिरिस्टिड ने ये कहा कि आदर्श नियम संस्कृति का प्रमुख तत्व है। इन आदर्श नियमों में कानून, अधिनियम, नियम, नियमन, प्रथाएं, जनरीतियाँ, लोकाचार, निषेध, फैशन, संस्कार, कर्मकांड, अनुष्ठान, परिपाटी और सदाचार सम्मिलित है। संस्कृति मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति ने मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्य को जीवन जीने के लिए सामग्री उपलब्ध कराती है। इन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्रियों को व्यक्ति ने अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से इन्हें उपयोगी बनाया और इन्हें उपयोगी बनाकर अपनी संस्कृति का अंग बना लिया है। कोयले की खानें, तेल के कुएं, इनकी उपयोगिता तब तक बिल्कुल नहीं थी जब तक मनुष्य ने इनके उपयोग के संबंध में कोई वस्तु का निर्माण नहीं कर लिया। तो वस्तुएं मनुष्य के जीवन को सरल बनाती हैं, सुलभ बनाती हैं और प्रकृति में उपलब्ध सामग्री के उपयोग करने का जो ज्ञान है वो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल है। और इस प्रकार से हम देखते हैं, पाते हैं कि मनुष्य के जीवन पर संस्कृति का बहुत गंभीर, गहरा प्रभाव है। हम कह सकते हैं कि संस्कृति ही मनुष्य को मानव बनाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। एक बच्चा जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तब वह कुछ शारीरिक लक्षणों के साथ इस पृथ्वी पर आता है, माता के गर्भ से जन्म लेता है और वंशानुक्रमण की प्रक्रिया के द्वारा उसे माता पिता से कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं। वह जन्म के समय ना सामाजिक होता है, ना समाज विरोधी होता है, ना असामाजिक होता है, परंतु समाज द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से वह एक शारीरिक प्राणी, प्राणी शास्त्रीय प्राणी, सामाजिक प्राणी बन जाता है। उसकी आदतें, विश्वास, व्यवहार सभी कुछ संस्कृति के अनुसार बनते हैं और इसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आर्थिक जीवन पर भी संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव है। प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति उसके क्षेत्र में पाई जाने वाली संस्कृति और सांस्कृतिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। अमेरिका की संस्कृति भौतिकवादी संस्कृति है और इसलिए वहाँ आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई और बहुत सारे आविष्कार हुए, परंतु भारतवर्ष की संस्कृति आध्यात्मिक है। हम यहाँ आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व प्रदान करते हैं, सांसारिकता में
कम से कम लिप्त होने की बात करते हैं, न्यूनतम आवश्यकताओं से अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की बात करते हैं। और उसका परिणाम है कि भारतवर्ष में आर्थिक उन्नति कम हुई है। औद्योगिक विकास पर भी संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी समाज में किस प्रकार की मशीनें, उपकरणों आदि का विकास होगा और उसके माध्यम से कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा, ये सब भी एक समाज विशेष की संस्कृति द्वारा निश्चित किया जाता है। वहाँ युद्ध के संबंधित सामग्री बनेगी या मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंधित सामग्री बनेगी, जन कल्याण के कार्य से संबंधित सामग्री बनेगी, यह सब भी उस संस्कृति के द्वारा निर्भर करता है। और आप इसे भारतवर्ष के संदर्भ में भी फिर समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक विकास हुआ वो वस्तुओं के ऐसी वस्तुओं के निर्माण से संबंधित हुआ जिससे मानव जीवन में सहजता, सरलता है, परंतु भौतिकता ज़्यादा ना हो। हम उसमें भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को लेकर चले। और अमेरिका की वापस वहीं की उसी बात पर अगर हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि अणु और परमाणु शक्ति से संबंधित खोजें पहले सभी पाश्चात्य देशों में हुई हैं। सामाजिक ढांचे एवं संगठन पर भी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी क्षेत्र विशेष में कैसा सामाजिक ढांचा होगा, कैसा सामाजिक संगठन होगा, कैसा परिवार होगा, विवाह कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये सब उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली संस्कृति पर निर्भर करता है। भारतीय समाज में वही आध्यात्मिकता की भावना के परिणाम स्वरूप हम अनेक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं और उसका परिणाम है कि भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संयुक्त परिवारों की प्रधानता पाई जाती है, जबकि भौतिकवादी समाजों में व्यक्ति को ज़्यादा महत्व है, इसलिए वहाँ एकाकी परिवार देखने में आते हैं। और भारतवर्ष में अगर हम विवाह के संदर्भ में बात करें तो हम पाते हैं कि हमारे यहाँ विवाह दो व्यक्तियों का, दो परिवारों का नहीं बल्कि परिवारों के समूह के बीच में संबंध है। अनेक नाते रिश्तेदार एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जबकि पाश्चात्य समाजों में, मुस्लिम समाजों में विवाह संबंध व्यक्तिगत संबंध है। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक स्थिति पर भी संस्कृति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी समाज विशेष में प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र, एकतंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद आदि विचारधाराओं में से कौन सी विचारधारा होगी, यह भी उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति पर निर्भर करता है। सरकार किस प्रकार के कानून बनाएगी, यह भी उस क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली संस्कृति पर निर्भर करता है। भारतीय समाज में जो कानून हैं वह अलग ढंग के हैं, पाश्चात्य समाजों में जो कानून हैं वह अलग ढंग के हैं। हमारे भारतवर्ष के अगर कानूनों के संदर्भ में हम बात करें तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबको अपना मानते हैं और उसका परिणाम है कि भारतवर्ष में सभी को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं, चाहे वह राजतंत्र का काल रहा हो, चाहे वह वर्तमान युग का काल रहा हो। और विश्व के अन्य प्रकार के देशों में किसी एक विचारधारा को लेकर कानून बनाए जाते हैं और इसे मुस्लिम राष्ट्रों के संदर्भ में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया पर भी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हम व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि उसे कैसा जीवन व्यतीत करना है, कैसी प्रथाओं परंपराओं का पालन करना है, उसका खान पान कैसा होगा, उसका अभिवादन का तरीका कैसा होगा, उसके संस्कार कैसे होंगे, और यह सब संस्कृति के द्वारा ही सिखाए जाते हैं। सामाजिक गुण कैसे होंगे, इनका निर्धारण संस्कृति के द्वारा किया जाता है। हिंदुओं में नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह और मृत्यु संस्कार, मुसलमानों में अकीका, खतना, निकाह, मृत्यु संस्कार आदि सामाजिक जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए अनिवार्य रूप से संपादित किए जाते हैं
आगामी पीढ़ी को सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है, सिखाई जाती है। अब इन सब चर्चाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि संस्कृति का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु यहाँ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि मानव जीवन के निर्धारण में संस्कृति ही सब कुछ नहीं है। व्यक्ति संस्कृति का दास नहीं है, परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मनुष्य ने स्वयं संस्कृति का निर्माण किया है। धन्यवाद।